हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं जियो न्यूज और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की आपके राज्य शहर की सिलेक्टेड काम की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। बड़ी खबरें देखने से पहले आपके लिए आज का सवाल, टमाटर की खोज किस देश में हुई थी? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी अमेरिका और ऑप्शन डी जापान। इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करें और आप किस राज्य और शहर की ज्यादा खबरें देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके राज्य शहर की ज्यादा खबरें दिखा सकें। चलिए अब देखते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरें। दिल्ली में 27 साल बाद भाजपा को स्पष्ट बहुमत, आम आदमी पार्टी ने 40 सीटें गंवाई। भाजपा को 71% स्ट्राइक रेट के साथ 40 सीटों का फायदा। बता दें कि भाजपा ने दिल्ली में 27 साल बाद स्पष्ट बहुमत हासिल किया है। दिल्ली विधानसभा की 70 सीटों में से भाजपा ने 48 और आम आदमी पार्टी ने 22 सीटें जीती हैं। वहीं कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली है। भाजपा ने 1993 में 49 सीटें यानी कि 2/3 बहुमत हासिल किया था। 5 साल की सरकार में मदन लाल खुराना, साहिब सिंह वर्मा और सुषमा स्वराज सीएम बनाए गए थे और 1998 के बाद कांग्रेस ने 15 साल राज किया और इसके बाद 2013 से आम आदमी पार्टी की दिल्ली में सरकार थी। इस बार भाजपा की 71% स्ट्राइक के साथ 40 सीटें बढ़ी हैं। पार्टी ने 68 पर चुनाव लड़ा था, 48 सीटें जीती है। वहीं आम आदमी पार्टी को 40 सीटों का नुकसान हुआ। आम आदमी पार्टी का स्ट्राइक रेट 31% रहा। अब 19 राज्यों में भाजपा या गठबंधन की सरकार। मोदी के तीसरे टर्म में 8 राज्यों में चुनाव हुए। एनडीए 6 में जीती। दिल्ली में 27 साल बाद वापसी। दिल्ली विधानसभा चुनाव का रिजल्ट लगभग साफ हो गया है। भाजपा 27 साल बाद सत्ता में वापसी कर रही है और 70 सीटों में से भाजपा 48 और आम आदमी पार्टी 22 सीटों पर जीत गई है। कांग्रेस को लगातार तीसरे चुनाव में एक भी सीट नहीं मिली है और भाजपा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव में उतरी थी। 2024 लोकसभा चुनाव में बतौर प्रधानमंत्री मोदी रिकॉर्ड तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। उनके नेतृत्व में भाजपा ने इस साल 8 राज्यों आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, ओडिशा और जम्मू कश्मीर, हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव लड़ा। इसमें 5 राज्यों आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा, हरियाणा और महाराष्ट्र में भाजपा या गठबंधन की सरकार बनी। वहीं सिक्किम में विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा और एसकेएम के बीच गठबंधन टूट गया। हालांकि केंद्र में दोनों साथ हैं। वहीं जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और झारखंड में जेएमएम के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार है। 2025 में दिल्ली की जीत के साथ 19 राज्यों में भाजपा या गठबंधन की सरकार हो गई है। अयोध्या हार का बदला, बीजेपी ने समाजवादी पार्टी से मिल्कीपुर छीना। 61,000 वोट की सबसे बड़ी जीत। समाजवादी पार्टी प्रत्याशी अपने बूथ पर हारे। अयोध्या हार का बदला भाजपा ने मिल्कीपुर जीत कर ले लिया है। 8 साल बाद समाजवादी पार्टी से मिल्कीपुर विधानसभा छीन ली है और भाजपा ने मिल्कीपुर में इतिहास की सबसे बड़ी जीत दर्ज की है। भाजपा प्रत्याशी चंद्रभानु पासवान ने समाजवादी पार्टी के अजीत प्रसाद को 61,636 वोटों से हराया है। इससे पहले समाजवादी पार्टी से अवधेश प्रसाद साल 2012 में 39,237 वोटों से जीते थे। उपचुनाव में चंद्रभानु पासवान को 1,46,291 और अजीत प्रसाद को 84,655 वोट मिले हैं और बाकी सभी 8 प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई है। उद्धव ठाकरे का भाजपा शिंदे को चैलेंज, कहा हमें तोड़ने की कोशिश करोगे तो सिर फोड़ देंगे। मर्द की औलाद है तो सामने से लड़ें। महाराष्ट्र में शिवसेना यूबीडी के कुछ सदस्यों के एकनाथ शिंदे की शिवसेना में शामिल होने की खबरों पर पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि हम आपको यानी शिवसेना भाजपा को दिखाएंगे कि असली शिवसेना कौन सी है। अगर आप हमें तोड़ने की कोशिश करेंगे तो हम उसका सिर फोड़ देंगे। ठाकरे ने कहा कि अगर आप यानी एकनाथ शिंदे और भाजपा मर्द की औलाद हैं तो ईडी, सीबीआई, आयकर और पुलिस को एक तरफ रख दें और हमारे साथ आकर लड़ें। कहा गया कि यूबीटी शिवसेना के 7 सांसद जा रहे हैं। मैं चैलेंज करता हूं कि सरकारी यंत्रणा को दूर रखो और एक भी शिवसैनिक तोड़कर दिखाओ। नए इनकम टैक्स बिल को मोदी कैबिनेट ने दी मंजूरी। 11 फरवरी को लोकसभा में पेश किया जा सकता है। टैक्सेशन सिस्टम में इससे सुधार आएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नए इनकम टैक्स बिल को मंजूरी दी है और इसे लोकसभा में सोमवार को पेश किया जा सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये बिल टैक्सेशन सिस्टम में सुधार के लिए एक बड़ा सुधार ला सकता है और नए इनकम टैक्स बिल को अक्सर डायरेक्ट टैक्स के तौर पर देखा जाता है। इसका मोटिव मौजूदा टैक्स स्ट्रक्चर सिस्टम में सुधार लाना है और इसे और ज्यादा व्यवस्थित और ट्रांसपेरेंट बनाना है। इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने इसकी जानकारी दी है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0, प्रधानमंत्री नेशनल अप्रेंटिस प्रमोशन स्कीम और जन शिक्षण संस्थान योजना अब सेंट्रल सेंटर स्कीम ऑफ स्किल इंडिया प्रोग्राम में शामिल हो गई हैं।
आरबीआई बोर्ड के साथ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की मीटिंग हुई। निर्मला सीतारमण ने इनकम टैक्स में दी गई राहत समेत बाजार में लिए गए फैसलों की जानकारी दी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 8 फरवरी को भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड के साथ मीटिंग की। इसमें उन्होंने इनकम टैक्स में दी गई राहत समेत आम बजट 2025-26 के प्रमुख प्रस्तावों के बारे में बताया। मीटिंग में आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे। इस मीटिंग में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारतीय रिजर्व बैंक बोर्ड के सदस्यों को संबोधित किया और सरकार द्वारा बजट में उठाए गए कदमों के बारे में बताया। इस मीटिंग के बाद आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा, निर्मला सीतारमण और वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया के सवालों के जवाब दिए। इस हफ्ते सोना 2,613 रुपए महंगा होकर 84,699 रुपए के ऑल टाइम हाई पर, चांदी के दाम में 1,858 रुपए का इजाफा। नए साल में 9,000 तक बढ़े दाम। मौजूदा कारोबारी हफ्ते यानी सोमवार से शुक्रवार 3 जनवरी से 7 जनवरी के दौरान सोना चांदी के दाम में बड़ी बढ़त रही। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक पिछले सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन यानी कि 31 जनवरी को 10 ग्राम 24 कैरेट गोल्ड का दाम 82,086 रुपए था, जो कि अब 2,613 रुपए बढ़कर 84,699 पर पहुंच गया है। इस दौरान 1 किलो चांदी का दाम 1,858 रुपए बढ़कर 95,391 रुपए पर पहुंच गया है और पिछले शुक्रवार को ये 93,533 रुपए प्रति किलो पर था। वहीं गोल्ड ने 7 फरवरी को 84,699 रुपए प्रति 10 ग्राम का ऑल टाइम हाई बनाया था। वहीं चांदी 23 अक्टूबर 2024 को 99,151 रुपए प्रति किलो पर पहुंची थी। डेरा प्रमुख राम रहीम सिरसा से यूपी हुआ रवाना। 28 जनवरी को आया था पैरोल पर जेल से बाहर। हरियाणा के सिरसा स्थित डेरा सच्चा सौदा का प्रमुख राम रहीम रोहतक की सुनारिया जेल से 30 दिन की मिली पैरोल में से 12 दिन सिरसा डेरे में बिताने के बाद शनिवार दोपहर 2:30 बजे उत्तर प्रदेश के बरनावा आश्रम के लिए रवाना हो गया। वह 8 गाड़ियों के काफिले के साथ रवाना हुआ। बता दें कि डेरा प्रमुख के काफिले को डेरे के पीछे की तरफ गाँव नेजिया खेड़ा से बजेका रोड पर बने नाके से निकाला गया। गौरतलब है कि साध्वियों के यौन शोषण के मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे डेरा प्रमुख राम रहीम को 28 जनवरी को 30 दिन की पैरोल पर रिहा किया गया था और इस बार उसे 12वीं बार पैरोल मिली थी और 25 अगस्त 2017 को गिरफ्तार किए गए राम रहीम को 7.5 साल के दौरान पहली बार कुछ दिन के लिए सिरसा डेरे में पैरोल काटने की छूट दी गई थी। वहीं 28 जनवरी की सुबह करीब 8:30 बजे डेरा प्रमुख सिरसा डेरे में पहुंचा था। कांग्रेस आम आदमी पार्टी गठबंधन होता तो इंडिया गठबंधन 12 सीटें और जीत जाती। केजरीवाल 4,089 वोट से हारे। संदीप दीक्षित 4,568 वोट लाए। विपक्ष में फूट से हुए नुकसान की पड़ताल। बता दें कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के मुताबिक भाजपा को 45.97% वोट मिले। वहीं आम आदमी पार्टी को भाजपा से 2.31% कम 43.66% वोट मिले। वहीं कांग्रेस ने 6.39% वोट हासिल किया। अगर दिल्ली में इंडिया गठबंधन होता तो आम आदमी पार्टी के जीतने की संभावना बढ़ जाती। नई दिल्ली सीट से भाजपा उम्मीदवार प्रवेश वर्मा को 30,088 वोट मिले। उन्होंने केजरीवाल को 4,089 वोटों से हराया। वहीं कांग्रेस उम्मीदवार संदीप दीक्षित को सिर्फ 4,568 वोट मिले। अगर इस सीट से कांग्रेस अपना उम्मीदवार नहीं उतारती तो केजरीवाल जीत सकते थे। वहीं जंगपुरा सीट पर भाजपा कैंडिडेट तरविंदर सिंह मारवाह को 38,859 वोट मिले। उन्होंने आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार मनीष सिसोदिया को सिर्फ 675 वोटों से हराया। वहीं कांग्रेस के उम्मीदवार फरहाद सूरी को यहां से 7,350 वोट मिले हैं। वहीं ग्रेटर कैलाश में भाजपा कैंडिडेट शिखा रॉय को 49,594 वोट मिले। उन्होंने आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार सौरभ भारद्वाज को 3,188 वोटों से हराया है। कांग्रेस के उम्मीदवार गर्वित सिंघवी को यहां से 6,711 वोट मिले हैं। वहीं राजेंद्र नगर से भाजपा कैंडिडेट उमंग बजाज को 46,671 वोट मिले। उन्होंने आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार दुर्गेश पाठक को महज 1,231 वोटों से हराया, जबकि कांग्रेस के उम्मीदवार विनीत यादव को इस सीट से 4,015 वोट मिले हैं। संगम विहार से भाजपा कैंडिडेट चंदन कुमार चौधरी को 54,049 वोट मिले हैं। उन्होंने आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार दिनेश मोहनिया को महज 344 वोटों से हराया, जबकि कांग्रेस उम्मीदवार हर्ष चौधरी को इस सीट से 15,863 वोट मिले हैं। उसी तरह से तिमारपुर में भाजपा कैंडिडेट सूर्य प्रकाश खत्री को 50,429 वोट मिले और उन्होंने आम आदमी पार्टी के सुरेंद्र पाल सिंह बिट्टू को महज 969 वोटों से हराया, जबकि कांग्रेस के उम्मीदवार लोकेंद्र कल्याण को इस सीट से 7,827 वोट मिले हैं।
दिल्ली चुनाव में भगवंत मान के प्रचार वाली सभी सीटें हारी आम आदमी पार्टी। पंजाब सीएम 12 सीटों पर गए थे। कांग्रेस विधायक दल नेता बोले केजरीवाल यहां मुख्यमंत्री बनेंगे। बता दें कि भाजपा में आम आदमी पार्टी सरकार के सीएम भगवंत मान ने यहां दिल्ली में जिन जिन सीटों पर प्रचार किया उन सभी सीटों पर पार्टी हार गई है। सीएम भगवंत मान ने यहां 12 सीटों पर प्रचार किया था, जिनमें पार्टी सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल और पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की सीट भी शामिल थी। हालांकि ये दोनों ही चुनाव हार गए हैं। वहीं पंजाब विधानसभा में विपक्षी दल कांग्रेस के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में दावा किया कि अब अरविंद केजरीवाल पंजाब के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। इसके लिए उन्होंने पंजाब में आम आदमी पार्टी के प्रधान और मंत्री अमन अरोड़ा के उस बयान का हवाला दिया जिसमें अरोड़ा ने कहा था कि कोई हिंदू भी पंजाब का मुख्यमंत्री बन सकता है। केजरीवाल की हार पर कुमार विश्वास बोले दिल्ली को मुक्ति मिली, निर्लज आदमी के लिए कोई सहानुभूति नहीं। सिसोदिया के हारने पर पत्नी रोने लगी। दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की हार पर कवि कुमार विश्वास ने तंज कसा। कुमार ने केजरीवाल का नाम लिए बिना कहा कि दिल्ली को आज उनसे मुक्ति मिल गई, मुझे उस निर्लज आदमी से कोई सहानुभूति नहीं है। केजरीवाल ने व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के लिए अन्ना आंदोलन से निकले लाखों करोड़ों कार्यकर्ताओं के सपनों को कुचल दिया। उसने अपने आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का इस्तेमाल निजी महत्वाकांक्षाओं के लिए किया है। कुमार विश्वास ने बताया कि जब मेरी पत्नी ने सिसोदिया के हारने की खबर सुनी तो वो भी रोने लगी, क्योंकि मनीष सिसोदिया ने उनसे कहा था कि अभी तो ताकत है। तब मेरी पत्नी ने मनीष सिसोदिया से कहा था कि ताकत हमेशा नहीं रहती। दिल्ली में 8 हरियाणवी चुनाव लड़े, सिरसा जिंद झज्जर के नेताओं की जीत, हिसार के केजरीवाल हारे, फरीदाबाद वाले की जमानत जब्त। दिल्ली में 27 साल बाद भाजपा को विधानसभा चुनाव में बहुमत मिला है और हरियाणा के रहने वाले 8 नेता दिल्ली में चुनाव लड़े थे और इनमें से 5 हार गए, जबकि 3 ही चुनाव जीतने में सफल रहे। भाजपा के दोनों उम्मीदवारों मनजिंदर सिंह सिरसा और पवन शर्मा ने जीत दर्ज की है। वहीं कांग्रेस के उम्मीदवार अर्जुन भड़ाना अपनी जमानत भी नहीं बचा पाए। सबसे ज्यादा आम आदमी पार्टी के 5 उम्मीदवार हरियाणा की पृष्ठभूमि से थे, लेकिन एक ही नेता चुनाव जीत पाया। हिसार के रहने वाले पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी चुनाव हार गए और झज्जर के रहने वाले वीरेंद्र सिंह दिल्ली छावनी विधानसभा सीट से चुनाव जीते हैं। इल्तिजा मुफ्ती का दावा, मैं और मां महबूबा मुफ्ती नजरबंद, दरवाजों पर तालों की तस्वीरें पोस्ट की। लिखा चुनाव के बाद भी कुछ नहीं बदला। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती ने दावा किया कि उन्हें और उनकी मां को नजरबंद कर दिया गया है। अधिकारियों ने उनके दरवाजों पर ताले लगा दिए हैं। इल्तिजा ने सोशल मीडिया एक्स पर घर के बंद दरवाजों पर ताले की फोटो शेयर की और इल्तिजा ने हाउस अरेस्ट का दावा करते हुए लिखा कि चुनाव के बाद भी कश्मीर में कुछ नहीं बदला। अब पीड़ितों के परिवारों को सांत्वना देना भी अपराध माना जा रहा है। दरअसल पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती सोपोर में वसीम मीर के परिवार से मिलने वाली थी। आरोप है कि सेना ने वसीम मीर की हत्या की है और वहीं इल्तिजा माखन दीन के परिवार से मिलने के लिए कठुआ जाने वाली थी। महाकुंभ में 2 सीएम ने एक साथ डुबकी लगाई। वीकेंड पर 12 किलोमीटर पहले रोक रहे गाड़ी, श्रद्धालु बोले पैदल बहुत चलना पड़ रहा है। बता दें कि महाकुंभ का शनिवार को 27वां दिन था और 13 जनवरी से अब तक 40.68 करोड़ श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं। अभी मेला 18 दिन और चलेगा। एकादशी और शनिवार होने की वजह से संगम पर श्रद्धालुओं की भीड़ थी। वहीं संगम पर श्रद्धालुओं को रुकने नहीं दिया गया। पुलिस स्नान के बाद श्रद्धालुओं को वहां से निकाला जा रहा है। प्रयागराज, वाराणसी और नैनी से आने वाली सड़क पर 4-4 किलोमीटर का जाम लगा है और शहर में भी जगह जगह जाम की स्थिति है। सीएम नीतीश से लेकर मंत्री विधायक तक की सैलरी रुकी। 36 दिन से बिहार सरकार का अकाउंट फ्रीज। टीचर सिपाही समेत 9 लाख बिहार के कर्मचारियों का वेतन रुका। बिहार सरकार का फ्रीज अकाउंट अब तक ठीक नहीं हो सका है। बीते 36 दिनों से किसी तरह का लेन देन नहीं हो रहा है और सीएम नीतीश कुमार मंत्री से लेकर विधायकों तक की सैलरी रुक गई है और करीब 9 लाख कर्मचारियों का वेतन भी अटका पड़ा है। दरअसल बिहार सरकार ने 3 जनवरी से वेतन बिल के भुगतान के लिए एक नया सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है। लॉन्चिंग के साथ ही तकनीकी पेंच आ गया, जो कि 36 दिन बाद भी ठीक नहीं हो सका। इससे बिल और सैलरी दोनों फंस गई है। बिहार सरकार का वित्तीय कामकाज CFMS यानी कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम से किया जाता है और इसकी शुरुआत अप्रैल 2019 में हुई थी। इसके अपग्रेड वर्जन में समस्या आ गई है। सॉफ्टवेयर में दिक्कत आने से बिहार के तकरीबन 3 लाख क्षेत्रीय कर्मचारियों, 5 लाख शिक्षकों और 50,000 संविदा कर्मचारियों को दिसंबर और जनवरी का वेतन नहीं मिला है, जबकि सचिवालय कर्मचारियों को जनवरी की सैलरी नहीं मिली है।
डमी कैंडिडेट बैठाकर रेलवे में हासिल की नौकरी। अब सीबीआई की राजस्थान के 3 जिलों में छापेमारी। फर्जीवाड़े में अधिकारियों के शामिल होने का भी शक। रेलवे भर्ती परीक्षा में डमी कैंडिडेट बैठाकर फर्जी तरीके से नौकरी पाने के मामले में सीबीआई ने राजस्थान में 3 जगहों पर छापेमारी की है। सीबीआई की टीमों ने कोटा, करौली और अलवर में आरोपियों के ठिकानों पर छापेमारी की और इन ठिकानों से सीबीआई की टीम ने कई महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स और सबूत जुटाए हैं। वहीं सीबीआई को शक है कि इस फर्जीवाड़े में कुछ रेलवे अधिकारी भी शामिल हो सकते हैं। दरअसल सीबीआई को रेलवे विजिलेंस पश्चिम मध्य रेलवे मुख्यालय जबलपुर मध्य प्रदेश से शिकायत मिली थी कि कोटा मंडल के सोगरिया पॉइंट मैन ने डमी कैंडिडेट और रेलवे के कुछ अधिकारियों की मिलीभगत से फर्जी तरीकों का उपयोग करके रेलवे में नौकरी हासिल की। यह भी आरोप लगाया गया कि डमी कैंडिडेट ने रेलवे भर्ती की परीक्षा दी और रेलवे भर्ती परीक्षा की चयन प्रक्रिया में डमी कैंडिडेट की तस्वीरों, नकली पहचान, फिंगरप्रिंट का इस्तेमाल किया गया था। इसके बाद सीबीआई ने अज्ञात रेलवे अधिकारियों और निजी व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने बांग्लादेशी डिप्लोमेट को किया तलब। कहा, हसीना के बयान से हमारा वास्ता नहीं। बांग्लादेश ने आपत्ति जताई थी। भारतीय विदेश मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि बांग्लादेश के कार्यवाहक हाई कमिश्नर मोहम्मद नूरुल इस्लाम को यहां शुक्रवार को शाम को साउथ ब्लॉक में तलब किया गया था। इसके साथ ही उन्होंने शेख हसीना के बयान को निजी बताया और कहा कि उसे भारत से जोड़ना ठीक नहीं है। विदेश मंत्रालय ने बयान में कहा कि मोहम्मद नूरुल को बताया गया कि भारत बांग्लादेश के साथ अच्छे संबंध चाहता है, जिसे हाल ही के हाई लेवल मीटिंग्स में कई बार दोहराया गया। लेकिन दुखद है कि बांग्लादेशी अधिकारी भारत के खिलाफ बयान दे रहे हैं और आंतरिक मामलों के लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। बांग्लादेश हम पर झूठे आरोप लगाना बंद करे। ब्रिटिश प्रिंस हैरी को अमेरिका से निकाला जा सकता है। वीजा में ड्रग्स लेने की बात छिपाई थी। ट्रंप ने पुराना मामला खोला। बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की डिपोर्टेशन लिस्ट में अब ब्रिटिश प्रिंस हैरी का नाम जुड़ सकता है। ट्रंप ने 5 महीने पहले बंद हो चुके हैरी के वीजा केस को खोलने के आदेश जारी किए हैं। वहीं हैरी वीजा हासिल करने में गलत सूचना देने के दोषी पाए गए तो ट्रंप उन्हें डिपोर्ट कर सकते हैं। ऐसा हुआ तो हैरी ट्रंप द्वारा इस कार्यकाल में डिपोर्ट होने वाले पहले इंडिविजुअल होंगे और ट्रंप कह चुके हैं कि हैरी और उनकी पत्नी मेगन मर्केल को रियायत नहीं देंगे। मेगन अमेरिकी नागरिक हैं, हैरी उनके साथ अमेरिका में ही रहते हैं। हमास ने 3 इजरायली बंधकों को रिहा किया। इजरायल भी 183 फिलिस्तीनी कैदी छोड़ेगा। सीज फायर के बाद 5वीं बार अदला बदली। फिलिस्तीन का उग्रवादी संगठन हमास ने सीज फायर समझौते के तहत शनिवार को 3 इजरायली बंधकों को रिहा कर दिया। न्यूज एजेंसी एसोसिएट प्रेस के मुताबिक इन बंधकों के नाम 52 वर्षीय एली शराबी, वहीं 56 वर्षीय ओहद बेन अमी और 34 वर्षीय और लेवी हैं। बता दें कि इन तीनों बंधकों को रेड क्रॉस संगठन को सौंप दिया गया। रेड क्रॉस उन्हें गाजा से निकालकर इजरायल ले जाएगी और रिहाई के बाद इन तीनों बंधकों की तस्वीरें जारी हुई, जिनमें ये काफी दुबले और बीमार दिखाई पड़ रहे हैं। बाइडेन के सीक्रेट अमेरिकी फाइल्स देखने पर रोक। ट्रंप का आदेश। कहा, उनकी याददाश्त ठीक नहीं। 2021 में बाइडेन ने यही कहा था। आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन की सिक्योरिटी क्लियरेंस यानी खुफिया जानकारी तक पहुंच रद्द कर दी है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके कहा कि गोपनीय जानकारी तक बाइडेन की पहुंच बने रहने की कोई जरूरत नहीं है। ट्रंप ने कहा कि हम तुरंत प्रभाव से बाइडेन की सिक्योरिटी क्लियरेंस को रद्द कर रहे हैं और उनको दैनिक तौर पर दी जा रही इंटेलिजेंस ब्रीफिंग रोक रहे हैं। साल 2021 में राष्ट्रपति बनने के बाद बाइडेन ने भी ट्रंप के साथ ऐसा ही किया था। ट्रंप ने दावा किया कि जस्टिस डिपार्टमेंट की रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि बाइडेन की याददाश्त खराब है और ऐसे में संवेदनशील जानकारी को लेकर उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। ट्रंप ने लिखा कि मैं हमेशा हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा की हिफाजत करूंगा। चलिए अब देखते हैं अगले 24 घंटों के दौरान देश भर के संभावित मौसम गतिविधियां। अगले 24 घंटों के दौरान पूर्वी असम और अरुणाचल प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। अरुणाचल प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। अगले 3-4 दिनों के दौरान जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और हिमाचल प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है और बर्फबारी भी हो सकती है। वहीं अगले 24 घंटों के बाद उत्तराखंड में कहीं कहीं पर हल्की बारिश और बर्फबारी हो सकती है और अगले 2-3 दिनों में उत्तर पश्चिमी और मध्य भारत में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की वृद्धि हो सकती है। आज का सुविचार, अगर कोई व्यक्ति हमारे अवगुण बताता है तो व्यक्ति से घृणा करने की बजाय अपने अवगुणों को दूर करना चाहिए। जैसे दर्पण में चेहरे पर दाग दिखाई दे तो दाग को मिटाया जाता है, न कि दर्पण को तोड़ा जाता है। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जियोबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें।
तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।